हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हमिंग बर्ड क्लासेस। यहाँ पर हमारी आधुनिक भारत की संपूर्ण सीरीज चल रही है जिसके कि 12 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 13th लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सविनय के दूसरे चरण को समझेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद कौन कौन सी परिस्थितियां बनी, पूना पैक्ट क्या था, कम्युनल अवार्ड क्या था, उसका दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें किस हद तक फायदा हुआ और कितना उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये सारी बातें आज के टॉपिक के थ्रू आप जान पाएंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सिविल डिसोबियंस रिज्यूम्ड। सिविल डिसोबियंस रिज्यूम्ड ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एज ऑलवेज बैकग्राउंड को कि ऐसी क्या बैकग्राउंड थी जिसमें इसको फिर से चालू किया जाता है। दरअसल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से असफल सिद्ध होता है। देखिए, ऑन द फेल्योर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड ऑन डिसंबर 29, 1931, दिसंबर 29 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से रिज्यूम करेंगे। यानी कि कोई चीज अगर पॉज कर दी गई हो, बीच में रोक दी गई हो, जैसा कि गांधी जी ने बोला था कि हम सविनय अवज्ञा को स्थगित कर देंगे गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उससे इन्हें निराशा हाथ लगती है और ये बोलते हैं कि नहीं, हम फिर से रिज्यूम करेंगे। ड्यूरिंग ट्रूज पीरियड बिटवीन मार्च से दिसंबर तक 1931 तक, मार्च से दिसंबर तक एक ट्रूज का पीरियड चलता है, एक निष्क्रियता का दौर चलता है। उसमें क्या होता है इसे समझ लेते हैं। इन द यूनाइटेड प्रोविंस द कांग्रेस हैड बीन लीडिंग अ मूवमेंट फॉर रेंट रिडक्शन एंड अगेंस्ट समरी इविक्शन। तो इस समय में जो संयुक्त प्रांत था वहां पर कांग्रेस एक मूवमेंट चलाती है जहां पर उनका डिमांड होती है कि रेंट को रिडक्ट किया जाए और कुछ यहाँ पर समरी इविक्शन की जाए। इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सेवरल रिप्रेशन हैड बीन अनलिस्ड अगेंस्ट द खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो हमारे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जिसको चलाया जा रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना था, तो इनको भी काफी ज्यादा रिप्रेशन का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। इन द बंगाल draconian ordinances and mass detention had been used in the name of fighting terrorism। तो बंगाल में जो था, बंगाल में जो भी गतिविधियां हो रही थी राष्ट्रवादी, उनको ये बोला गया कि आतंकवाद है और इससे निपटने के लिए क्या करते हैं ये लोग, काफी ज्यादा दमनकारी जो अध्यादेश है ये सब लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं और काफी मात्रा में लोगों को डिटेन किया जाता है, यानी कि हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये सारी चीजें बंगाल में देखने को मिलती हैं। इन सितंबर 1931 देयर वाज अ फ्रिंजिंग इंसिडेंट ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन हिजली जेल। हिजली जेल में दिसंबर 1931 को देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा फायरिंग का इंसिडेंट देखने को मिलता है। काफी दुखद हो जाता है ये। तो ये इस टाइप की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चेंज गवर्नमेंट एटीट्यूड आफ्टर सेकेंड आरटीसी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो सरकार थी उसका रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बदल जाता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। हुआ क्या था, दरअसल जो गोलमेज सम्मेलन था इसने दर्जा दे दिया था जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता हैं उन्हें ब्रिटिशर्स के समकक्ष। उस गोलमेज सम्मेलन में सबको समानता का दर्जा हासिल था। एक सामने एक ही मतलब उस पे बैठकर ये लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर एक मंच साझा करते हुए बात करते हैं। तो इनसे इनके दिमाग में ये फीड होता है कि अरे तो हमसे एक टाइप की मिस्टेक हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था, हमने इनको इक्वलिटी का दर्जा दे दिया जो कि गलत हुआ। तो देखते हैं आगे। देयर वाज 3 मेन कंसिडरेशन इन ब्रिटिश पॉलिसी। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम अपनी पॉलिसी में, किस बारे में पॉलिसी, जो कांग्रेस है इसके बारे में हमारी पॉलिसी है इसमें हम कुछ चेंज लाएंगे। क्या चेंज? गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर अ मास मूवमेंट अगेन। गांधी जी को दोबारा से एक जन आंदोलन चलाने लायक इनको इतना छूट नहीं दी जाएगी कि फिर से एक आंदोलन खड़ा कर सकें, मास मूवमेंट मेनली। गुडविल ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कांग्रेस अगर हमारा साथ देती है, कांग्रेस का हमारे प्रति जो सद्भावना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द कॉन्फिडेंस ऑफ दोज हु सपोर्टेड द ब्रिटिश अगेंस्ट द कांग्रेस। यानी कि अब हमें कांग्रेस की सहयोग की, कांग्रेस की सद्भावना की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन लोगों के सहयोग और सद्भावना की जरूरत है जिसने कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसने हमारी सरकार का साथ दिया है कांग्रेस को दबाने में, हमें उनके सहयोग की जरूरत है। गवर्नमेंट फंक्शनरी लॉयल, जो हमको उनके जो लॉयल लोग थे उन्हें हमें उनका सहयोग चाहिए, ये बहुत ज्यादा चाहिए, वाज वेरी इसेंशियल। ये चीजें थी। नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट सेल्फ इन रूरल एरियाज। तो उन्होंने बोला कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें हम लोग नेशनल मूवमेंट को कंसोलिडेट यानी कि यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होने देंगे, ये भी हमारी पॉलिसी होगी। तो यहाँ पर ये चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में लाती है कांग्रेस को और गांधी जी के रुख को देखते हुए।
ठीक है। गवर्नमेंट एक्शन, अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है? अ सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस वर इशूड, कई सारे दमनकारी जो अध्यादेश थे वो लागू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। विच विच शेयर्ड इन अ वर्चुअल मार्शल लॉ, तो इन्हें एक प्रकार का मार्शल लॉ, देश में ऐसा महसूस होता है कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है, एक सैन्य कानून लगा दिया गया है। तो अंडर सिविलियन कंट्रोल, जो कि सिविलियन के कंट्रोल में है, और सिविल मार्शल लॉ, या कि सिविल मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यानी कि जो नागरिकों का जो फ्रीडम होती है उन सबको काफी मात्रा में सीमित कर दिया गया था। तो ऐसा माना गया कि एक नागरिक मार्शल लॉ यहाँ पर लगा दिया गया है। इस तरह की गवर्नमेंट की यहाँ गतिविधि देखने को मिलती है। पॉपुलर रिस्पॉन्स, जनता की क्या प्रतिक्रिया थी ये देख लेते हैं। पीपल रिस्पॉन्डेड विद एंगर, जनता काफी क्रोध से यहाँ पर उत्तर देती है। दो अनप्रिपेयर्ड द रिस्पॉन्स वाज मासिव, मतलब तैयारी नहीं थी इस चीज की कि ये मासिव होगा, यानी कि पूरी जनता एकदम मिलकर एक साथ इसका मतलब मुकाबला करेगी, तब भी जो रिस्पॉन्स था वो मासिव था। अधिकांश लोग इसको मतलब इसमें समर्थन देते हैं, कांग्रेस का और जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहाँ पर 1934 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम विथड्रॉ कर लेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो ये चीज होती है। तो जो मतलब जनता जब ये सब करती है ना कि एंगर और ये सब एंगर ऐसी गतिविधियां, तो यहाँ पर ये उससे विथड्रॉ कर लेते हैं 1934 में। इसके अलावा ये कम्युनल अवार्ड बीच में हमें देखने को मिलता है 1932 में, यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में ही अम्बेडकर जी ने डिमांड रखी थी कि जो दलित वर्ग है वो हिंदू समुदाय से अलग है, तो इनको भी चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसा कि 1909 में मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए किया गया था। तो इस टाइप की डिमांड रखी जाती है। तो वहां पर रैमजे मैकडोनल्ड जी जो थे वहां के पीएम, वो बोलते हैं कि मैकडोनल्ड अवार्ड देंगे। मैकडोनल्ड अवार्ड के अंतर्गत यही था कि ये जो डिमांड थी अम्बेडकर जी की मुख्यतः मान ली जाती हैं। तो उनको हम लोग ठीक से डिटेल में समझ लेते हैं। कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड, आई टोल्ड यू, ऑन अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को ये अनाउंस किया था ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनल्ड ने। हु हैड चेयर द कमेटी ऑन द माइनॉरिटी, इन्होंने चेयर किया था अल्पसंख्यकों की कमेटी को। ऑफर टू मीडिएट ऑन द कंडीशन दैट द अदर मेंबर ऑफ द कमेटी सपोर्टेड हिज डिसीजन, तो उन्होंने ही इस मामले में निर्णय लिया और जो बाकी जो मेंबर थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। एंड द आउटकम ऑफ दिस मीडिएशन वाज द कम्युनल अवार्ड, और इसी का आउटकम आया कम्युनल अवार्ड के रूप में, सांप्रदायिक निर्णय के रूप में। मेन प्रोविजन ऑफ द कम्युनल अवार्ड, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे इसे समझ लेते हैं। एन अरेंजमेंट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज टू बी मेड फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, दलित वर्ग हैं, इनके लिए जो भी प्रोविजन बनाया जाएगा वो 20 साल के लिए लागू रहेगा, वैध रहेगा। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कम्युनल बेसिस, प्रांतों की जो सभा होगी, प्रांतों की जो विधानसभा होगी, वहां पर सांप्रदायिक आधार पर ये जो कम्युनल बेसिस है इसके आधार पर ही सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विभाजन होगा। एग्जिस्टिंग सीट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज टू बी डबल, जो प्रांतों की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहां पर जो अभी की सीट्स है उनको डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर बोला गया। मुस्लिम्स वेरेवर दे वर इन माइनॉरिटी वर टू बी ग्रांटेड अ वेटेज, मुस्लिम भाई जहाँ भी माइनॉरिटी में होंगे, अल्पसंख्यक में होंगे, वहां इनको वेटेज प्रदान किया जाना, ये भी था। एक्सेप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अलावा 3% सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल प्रोविंसेस, हर राज्य में 3% जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अच्छा, ये भी देखने वाली बात है कि जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो वहां पर भी अभी अनिवार्य रूप से लागू नहीं हो पाया है महिलाओं का रिजर्वेशन, देखा जाए तो बस जो पंचायती राज की व्यवस्था है वहां पर ही 1/3 लागू हो सका है अभी तक फीमेल के लिए रिजर्वेशन। तो ये भी बात देखने वाली है कि यहाँ पर बात की गई थी कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहां पर हर जगह 3% सीट्स रिजर्व होंगी वुमेन के लिए, जो लेकिन ये अपवाद एक जगह कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर क्यों है, जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय का ये बहुलता वाला राज्य था, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं किया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी, यहाँ पर ये बोला गया जो डिप्रेस्ड क्लास है इन्हें हम अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। ठीक है, ये भी बोला गया। डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू बी गेट डबल वोट, और जो इसके समुदाय के जो संबंधित लोग होंगे इन्हें डबल वोट का अधिकार होगा। मतलब क्या कि वो ऐसे व्यक्ति, जैसे कि एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में एक व्यक्ति डिप्रेस्ड क्लास का खड़ा हुआ है इलेक्शन में, तो इसको वो व्यक्ति तो वोट कर ही सकता है जो इस समुदाय का है, और इस समुदाय से नहीं भी है तब भी वो वोट कर सकता है, निर्वाचन क्षेत्र से इसका संबंध नहीं होगा। डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू बी डबल वोट ऑन द
वन टू बी यूज टू सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रावधान है कि वो मुस्लिम को ही, जैसा कि मतलब मुस्लिम का एग्जाम्पल है कि दलित दलित को ही चुनेगा, तो ये तो है ही, बट द अदर टू बी यूज इन जनरल इलेक्टोरेट, तो जनरल में भी वो चुन सकता था, ये भी चीजें थी। इन द प्रोविंस ऑफ द बॉम्बे 7 सीट्स वर टू बी एलोकेटेड फॉर द मराठा, जो बॉम्बे का जो राज्य है वहां पर 7 जो सीटें हैं वो मराठा को, मतलब मराठा का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, 7 सीटें मराठा के लिए रिजर्व होंगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या था इस पे, इस बारे में, कम्युनल अवार्ड के बारे में। द अपोज टू सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को मतलब कांग्रेस क्या करती है, विरोध करती है, इसका विरोध करती है। द कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग द कम्युनल अवार्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, लेकिन तब भी कांग्रेस इस बात को नहीं चाहती थी कि इसे हम ये अल्पसंख्यक समुदाय से डिस्कस किए बिना इसको हम बदलें, तो इस बारे में ऐसा विचार था। मीन समर्थन ये नहीं कर रहे थे, बट ये चाहते थे कि बातचीत से समझौता करके उसमें इन्हें कितना प्रावधान रखना चाहते हैं माइनॉरिटीज वास्तव में, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का निर्णय लेंगे। अब गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था, सबसे ज्यादा जो तीव्र रिस्पॉन्स था वो गांधी जी का ही देखने को मिलता है। गांधी सॉ द कम्युनल अवार्ड एज एन अटैक ऑन द इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को भारतीय राष्ट्रवाद और एकता अखंडता के ऊपर एक प्रहार के रूप में देखा। इन्हें लगा कि ये देश को तो डिवाइड करने का काम करेगा, क्योंकि जो हिंदू समुदाय है उससे अगर दलितों को एक अलग का दर्जा दे दिया जाता है तो वो हिंदू समुदाय से अलग हो जाएंगे और पूरा समाज ही छत विछत हो जाएगा। एंड टू एक्सप्रेस हिज डिमांड्स ही वेंट ऑन अ इनडेफिनिट फास्ट ऑन सितंबर 20, 1932, और अपनी बातों को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी डिमांड्स को, वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं सितंबर 20, 1932 को। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं गांधी जी। उसके बाद साइन होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। साइंड बाय बी.आर. अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑन सितंबर 24, 1932। दरअसल जब ये आमरण अनशन में बैठ जाते हैं तब तो तहलका ही मच जाएगा। जो देश का सबसे बड़ा नेता है, जिसकी जनता एक आह्वान पे सब करोड़ों करोड़ चल देती थी, तो उसके बाद एक वो होता है कि कुछ इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अम्बेडकर जी गांधी जी के बिहाफ पर 24 सितंबर अम्बेडकर जी दलितों के बिहाफ पर 24 सितंबर 1932 को यहाँ पर ये साइन करते हैं। द पूना पैक्ट अबैंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन का जो प्रणाली लाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड में, इसको हटा दिया जाता है। इसके बजाय यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान किया जाता है दलितों के लिए, तो यहाँ पर ये बदलाव होता है। द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 71 टू 147, तो यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो 71 सीटें रिजर्व होती थी, इसको बढ़ा करके 147 कर दिया जाता है, और 18% सीट इन टोटल इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट यहाँ पर कर दी जाती है। ठीक है, ये चीजें कर दी गई। द पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, और सरकार ने इसको इस रूप में स्वीकार कर लिया कि हमने जो कम्युनल अवार्ड दिया था इसमें इन्होंने मान लिया कि कुछ यहाँ पे सुधार किए गए, कुछ बदलाव किए गए, जिसे हम स्वीकार करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टैंड देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट ऑन दलित, अब हम समझेंगे कि आखिर दलितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा पूना पैक्ट का। Pact made the depressed classes political tool which could be used by majoritarian caste Hindu organization। इसने क्या किया कि एक जो दलित समुदाय था इसको एक पॉलिटिकल टूल बना के रख दिया, एक राजनीतिक हथियार, which could be used by the मेजोरिटियन, जो मेजोरिटी की सरकार होगी वो इनका यूज करेगी। इसका एक एग्जांपल याद आ रहा है, राजनीति मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें देखने को मिलता है कि जो अजय देवगन थे वो बोलते थे कि दलितों के नेता हम हैं, और जो उनकी पार्टी थी, जिसका पार्टी का पूरा आरआरबी का पूरा ये सब जिससे बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था उस क्षेत्र में जहाँ पे अजय देवगन जी रहते थे। तो उनको खड़ा करते हैं तो वो जो कैंडिडेट थे तो अजय देवगन यही बोलते कि ये तो हमें जानते ही नहीं है, ये हमको हमारा दुख दर्द दलितों की समस्या को ये जानते ही नहीं, हम इन्हें अपना नेता कैसे मान लें। लेकिन वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ था वो दरअसल कैसा व्यक्ति था, वो कहने को तो दलित था, उसके नाम में सरनेम के अकॉर्डिंग वो दलित रहा होगा, और ऐसा समाज में होता है कि वो दलित था बट वो उनसे संबंध नहीं रखता, उनकी उसकी भावनाएं अलग है, उसका जो समर्थन है वो प्रकार से, वो अगर रूल में आ भी जाता, वो अगर चुन के सरकार में आ भी जाता तो वो दलितों के लिए काम ना करता, बल्कि वो जिस पार्टी से वो टिकट पाया था वो उसी की पॉलिसीज पे चलता, और वो मेजोरिटी का एक प्रकार से कठपुतली नहीं होता जो पपेट रूलर, इस टाइप से वो रूल करता। तो समझाने का आशय ये है कि अगर समुदाय को अलग नहीं किया गया, दलित समुदाय को पूना पैक्ट ने अलग नहीं किया, उसका हिस्सा ही बना दिया, जिससे कि यहाँ पर
जो राजनीतिक रूप से इनकी अभिव्यक्ति खुल के सामने आ सकती थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधित होती दिखाई देती है। इट मेड द डिप्रेस्ड क्लासेस लीडरलेस, तो इसने यहाँ पर लीडरलेस कर दिया, नेतृत्वहीन कर दिया डिप्रेस्ड क्लास को, एज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लासेस वर अनएबल टू विन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स व्हिच वर चूजन एंड सपोर्टेड बाय द कास्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब इससे क्या होगा कि अब इनके जो रियल नेता होंगे, अब जो दलित समुदाय का जो नेता होगा वो कहीं ना कहीं उतना विजयी होने की क्षमता नहीं रखेगा जितना कि एक तथाकथित रूप से जो उच्च वर्ग के अगर कोई नेता है, कम्युनिटी का नाम लेना सही नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके समक्ष कहीं ना कहीं इतना चुनाव में लड़ना और ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, उतना उसके पास तमाम चीजों का अभाव भी होगा, धन बल बाहुबल तमाम सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये सारी चीजें, तो डिप्रेस क्लास यहाँ पर लीडरलेस हो जाता है आफ्टर पूना पैक्ट। तो ये दो बातें हमने समझी। दिस लेड टू द डिप्रेस क्लासेस टू सबमिट टू द स्टेटस को इन पॉलिटिकल, तो यहाँ पर वही बात की राजनीतिक रूप से जो एक मजबूत स्थिति थी तो इसे प्राप्त करने में इनको थोड़ा कठिनाई प्रदान कराई। आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल फीड and do not being able to develop independent and genuine leadership to fight the ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो दलित समुदाय का जो कल्चरल था और ये सारा जो राजनीतिक रूप से कल्चरल और आइडियोलॉजिकल जो इनकी चीजें थी वो भी कहीं ना कहीं विकसित होने में बाधित होती हैं। It subordinated the depressed classes into being part of Hindu social order by denying them a separate and distinct existence। तो यहाँ पर इनको बोला गया कि ये हिंदू समुदाय के ही हिस्से हैं और इनको एक अलग सेपरेट और डिस्टिंक्ट एक्सटेंस नहीं प्रदान किया गया, एक अलग अस्तित्व इन्हें नहीं प्रदान किया गया। पूना पैक्ट परहैप्स पुट ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, तो इसने एक प्रकार से एक आदर्श समाज में बाधा पहुंचाई। आदर्श समाज में बाधा कैसे पहुंचाई? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में बाधा पहुंचाई, यानी कि जो एकता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, भ्रातृत्व और जो न्याय है, इस तरह की जो समाज की व्यवस्था होती जहाँ पर सभी लोग समान होते, किसी का कोई शोषण ना करता, ऐसे सामाजिक समाज की स्थापना करने में कहीं ना कहीं ये बाधा पहुंचाता है। ये चीजें थी। बाय denying to recognize the Dalits as a separate and distinct element in the national life, it preempted the rights and safeguard for the Dalit in the Constitution for Independent India। तो इसने कहीं ना कहीं डिनाई किया कि ये सेपरेट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये समुदाय के भीतर ही है, हिंदू समुदाय के, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्सप्रेस करता है कि अगर अलग नहीं है, हिंदू समुदाय का हिस्सा ही है, तो हिंदुओं के लिए जो कॉमन लॉ है, जो भी कॉमन प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं दलितों के लिए भी लागू होगा। दलितों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार का प्रेजुडिस, एक प्रकार की पूर्व धारणा लोगों के ब्रेन में जा सकती थी, हालांकि ये हुआ नहीं। बाद में जो संविधान हमारा बनाया गया अम्बेडकर जी के द्वारा, तो उसमें काफी ज्यादा इन लोगों के लिए, दलित समुदाय के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 17 है, तमाम चीजें हैं। तो लेकिन ये जब लाया गया, आप समझ रहे, जब इसको लाया गया पूना पैक्ट, तो एक प्रकार से ये एक वैलिड पॉइंट दे रहा था कि इन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट और ये उनके लिए कुछ खास मेजर करने की आवश्यकता नहीं, ये हिंदू समुदाय का ही हिस्सा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिप्रेस्ड क्लासेस। तो अब हम समझेंगे जो जॉइंट इलेक्टोरेट लाया गया तो उसका समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। The provisions of the joint electorate gave the Hindu majority the virtual right to nominate members of the scheduled caste who were prepared to be the tools of Hindu majority। जो लास्ट स्लाइड में मैंने पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था राजनीति मूवी के एग्जांपल से, सेम वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसने यही मौका दिया कि जो मान लीजिए कि 25 लोग हैं किसी दलित समुदाय के जो कि टिकट पाना चाहते हैं, बट कोई पार्टी टिकट किसको देगी, किसे यहाँ पर प्रतिनिधि घोषित करेगी दलित समुदाय के व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो कि उनकी पार्टी के जो विचार हैं उससे साम्यता रखेगा। तो इस प्रकार से जो दलित का प्रतिनिधित्व आएगा भी तो वो कहीं ना कहीं उस टाइप का नहीं होगा कि जो वास्तव में दलितों के फेवर में हो, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। द वर्किंग कमेटी ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरेशन था मतलब दलित समुदाय का, वो क्या करता है, थस डिमांडेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यही डिमांड करता है कि हमें प्रथम निर्वाचन ही चाहिए, एंड नलिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट। तो इन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन नहीं चाहिए और रिजर्व सीट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर ये समुदाय बोलता है, इस समुदाय के मतलब जो फेडरेशन था वो बोलता है। गांधी जी हजन कैंपेन एंड थॉट्स ऑन दी कास्ट। अब गांधी जी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। दरअसल पूना पैक्ट के बाद ये जो बातें की गई तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम चेंज लाएंगे समाज में, बिहेवियरल चेंज और इस टाइप की बातें बोलते हैं कि जो
सदियों से जो भी चला आ रहा है इस समुदाय के साथ जो टॉर्चर, उसे हम दूर करने के लिए एक व्यापक लेवल पर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो इस मामले में कई सारे कैंपेन चलाते हैं, न्यूज़पेपर और कई सारे संस्था स्टैब्लिश करते हैं, हरिजन नाम देते हैं, तो वो सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। गांधी gave up all his other preoccupation and launched a well-held campaign against untouchability। तो यहाँ पर बाकी सारी जो भी गतिविधियां थी गांधी जी की, उन सबको वो साइड में रख देते हैं और एक व्यापक लेवल पर विल कैंपेन चलाते हैं अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के विरुद्ध। अस्पृश्यता के वो बहुत ज्यादा खिलाफ होते थे, आपको पता ही होगा। फर्स्ट फ्रॉम द जेल, यरवदा जेल में थे गांधी जी, सबसे पहले ये वहीं से एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं। एंड देन आफ्टर हिज रिलीज इन अगस्त 1933 फ्रॉम आउटसाइड जेल, अगस्त 1933 में जेल से फ्री होते हैं, तो उसके बाद जेल के बाहर भी इस गतिविधियों को वो आगे बढ़ाते हैं। वाइल इन जेल ही सेट अप द ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना यहाँ पर जेल में ही करते हैं सितंबर 1932 में। एंड स्टार्टेड द वीकली हरिजन, एक साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, इसका नाम हरिजन था, जनवरी 1933 में। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्धा ही कंडक्टेड अ हरिजन टूर, हरिजन यात्रा का ये आयोजन करते हैं जो कि चली थी वर्धा से चल के ये 20,000 किलोमीटर, जी हाँ 20,000 किलोमीटर तक ये यहाँ पर जाते हैं। ये कब से कब तक हुआ था? नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक, नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक हरिजन यात्रा का आयोजन करते हैं। और यहाँ पर ये करते क्या थे? कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज न्यूली सेटअप हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना उन्होंने करी थी उसके लिए ये पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। एंड प्रोपेगेटिंग रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म, हर स्वरूप में ये अस्पृश्यता की समाप्ति की यहाँ पर बात, इसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। ही अंडरटूक टू फास्ट, तो इसी क्रम में ये दो क्या नाम है व्रत रखने का, दो भूख हड़ताल, व्रत ही बोलते हैं, व्रत रखने का काम करते हैं ऑन मई 8 एंड अगस्त 16 1934, 8 मई और 16 अगस्त 1934 को 2 दिन ऐसा आते हैं जब ये फास्ट करते हैं। गांधी वाज अटैक्ड बाय ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एलिमेंट, ये तो आप समझ ही सकते हैं, आज भी हमारा समुदाय इतने साल हो गए बट ये चीजें हैं समाज में, ये प्रिवेलेंट है। कहने को है कि शहरों में नहीं है बट आप जानते हैं शहरों में भी होता है। कोई आपसे नाम पूछता है, आप उसको नाम बताएं, अगर अपना सरनेम ना बताएं तो पूछेंगे कि कौन, तो अगर कई बार तो होता है कि आप सरनेम भी बताएं तो पूछेंगे कौन वाले हो जैसे हम लोग गुप्ता है तो गुप्ता बताओ तो कौन वाले गुप्ता हो, कोई सोचता है तेली है कि बनिया है, तो पता नहीं क्या क्या, तो ये होता है। खैर, तो ये कहने का आशय कि जो अभी भी समाज में जो चीजें प्रेवेलेंट हैं, अब उसके विरोध में अगर एक आदमी बात करता है और उसके बारे में वो भूख हड़ताल कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रूढ़िवादी जो समुदाय था जो कि मेजोरिटी रहा होगा, जाहिर सी बात है इतना चेंज आने के बाद भी वो मेजोरिटी में है, तो वो काफी ज्यादा विरोध किया होगा। आप समझ सकते कितना ज्यादा विरोध किया गया होगा गांधी जी की इन सब एक्टिविटीज का। इनको बोला गया कि हिंदू धर्म का आप कचरा कर रहे हो, ये सारी बातें। The government obliged them by defeating the Temple Entry Bill in August 1934। तो गांधी जी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सरकार क्या करती है, अगस्त 1934 में यहाँ पर ये टेम्पल एंट्री बिल पर रोक लगाती है। Temple Entry Bill in August 1934। Throughout his heritage tour, social work and fast, Gandhi stressed on certain theme। तो यहाँ पर जब ये हरिजन यात्रा निकालते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, व्रत रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों पर गांधी जी बार बार जोर दिया करते थे, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि उनके गांधी जी के जाति के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में क्या क्या विचार थे, ये हमें पता चलती है। तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं, he put forward a damning indictment of Hindu society for the kind of oppression practiced on हरिजन। तो ये यहाँ पर इस बारे में बात करते हैं कि जो हिंदू समाज ने सदियों से जो हरिजन है इनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया है, तो इस बारे में इसको काफी ज्यादा आलोचना इसकी ये करते थे। He called the total eradication of untouchability, संपूर्ण रूप से यहाँ पर यह अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करते थे। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करते थे। सिम्बलाइज्ड बाय हिज प्लेयर टू थ्रो ओपन टेम्पल्स टू दी अनटचेबल। तो यहाँ पर ये जब डिमांड कर रहे होते हैं कि मंदिरों को इनके लिए खोला जाए, तो एक सिंबल था कि वो चाहते थे कि जो दलित समुदाय है इसे मंदिर में एंट्री मिल जाए। He stressed the need for the caste Hinduism to do penance for untold miseries inflicted on हरिजन। तो ये बोलते थे कि जो हिंदू समाज है इसने जो काफी सदियों से जो इनके ऊपर जो अत्याचार किए हैं, इनसे इसको पूरा करना चाहिए। इसके जो पाप, एक टाइप से ये पाप क्या कह सकते हैं आप, इससे बताइए। तो
जो भी इन्होंने किया है ये काफी गलत है, तो इसको हमें भरपाई करनी होगी। भरपाई कैसे? इनके प्रति प्रेम और सद्भावना लाओ और ये अस्पृश्यता लाओ, ये सारी बातें लाई गई। अस्पृश्यता का मतलब खत्म करना, ये सारी चीजें। ही सेड हिंदुइज्म डाई इफ द अनटचेबिलिटी लिव्स। इन्होंने बोला कि अगर अस्पृश्यता रहेगी तो जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, वही समाप्त हो जाएगा। अनटचेबिलिटी हैज टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। और यदि हिंदूवाद को जिंदा रखना है तो हमें अस्पृश्यता को खत्म करना होगा। हिज एंटायर कैंपेन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रीजन। उनका जो सारा कैंपेन था वो निर्भर था मानवतावाद और तर्कवाद पर, मानवता और तर्क पर आधारित था। ही सेड दैट द शास्त्रास डू नॉट सैंक्शन अनटचेबिलिटी। इन्होंने बोला कि शास्त्र हमें इसको करने की इजाजत नहीं देते, किसी अस्पृश्यता को करने की इजाजत हमें शास्त्र नहीं देते, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो हमें उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर देता भी हो तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। ये बात इन्होंने समझाई। Gandhi felt that whatever the limitation and defects of the Varnashram system, there was nothing sinful about it. गांधी जी ने यह भी महसूस किया कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसकी कुछ कमियां भले ही हैं, लेकिन ये अपने आप में खराब नहीं है। उनका मानना था कि जो डिवीजन है सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो गलत नहीं है, पर समस्या ये है कि इसमें ऊंच नीच की वाली बात कर दी गई है। समझ रहे हैं आप? चार चीजों में अगर कोई चीजें बटी हुई हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उसको ऊपर और नीचे होना कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का काम महानता वाला है, जैसे क्षत्रिय है वो युद्ध लड़ने जा रहा है, जो ब्राह्मण है वो अनुष्ठान करा रहा है, और जो शूद्र समुदाय है वो सफाई और ये सब से संबंधित है। तो अगर इन सारे कामों को हम इक्वल वेटेज दें, सबको समान, समाज के लिए सभी को जरूरी है कि नहीं, कोई भी अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो उनका मानना था अगर हम सभी को समान वेटेज दें तो कहीं ना कहीं वो ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्गीकरण है वो अतार्किक है और वो गलत है। Untouchability, Gandhi felt, was a product of distinction of high and low and not of the caste system itself. तो यही बात इन्होंने बोली कि जो जाति व्यवस्था है उससे नहीं उपजा है ये, बल्कि इस चीज से उपजा है, जो अस्पृश्यता है इस चीज से उपजी है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे का, उच्च और निम्न का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ द कैंपेन। अब गांधी जी कैंपेन का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी रिपीटेडली डिस्क्राइब द कैंपेन एज बीइंग प्राइमरली मीन टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड हिंदू सोसाइटी। तो गांधी जी जैसा कि बार बार बोलते थे कि उनका जो उद्देश्य है वो है हिंदूवाद को और हिंदू समाज को शुद्धिकरण की राह पर ले जाना, शुद्धि प्रदान करना। तो इस दिशा में कहीं न कहीं वे सफल रहता है, काफी मात्रा पे यहाँ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब समझेंगे हम लोग एक मेजर टॉपिक है, ये मेंस में यूपीएससी में पूछा भी गया था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचारों में कुछ बिंदुओं पर हमें समानता देखने को मिलती है तो अधिकांश में हमें असमानता देखने को मिलती है। तो ये इसकी क्लियर कट समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये कई मामलों में आप पाएंगे कि लोगों के मध्य भी विवाद का इशू रहता है। और बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट वी शुड नो मतलब थिंकिंग ऑफ ईच ऑफ द लीडर्स। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। गांधी जी द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो मुख्य शिल्पीकार थे। एंड बी आर अम्बेडकर द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब स्वतंत्र भारत बना तो उसके संविधान के शिल्पकार कौन थे? अम्बेडकर जी थे। तो ये हो गया इंट्रो एक लाइन का। Burning of the foreign cloth by the Gandhi and the burning of the Manusmriti by Ambedkar were not to be seen as mere act of the sentiment. हमें नहीं देखना चाहिए जो गांधी जी द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाया जाना या अम्बेडकर जी के द्वारा मनुस्मृति को जलाया जाना, हमें एक भावुक कृत्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो एक मेयर एक्ट ऑफ सेंटिमेंट नहीं थे। rather than foreign cloth and Manusmriti represented the bondage and slavery of the India, बल्कि ये दोनों जो चीजें थी, विदेशी कपड़े और मनुस्मृति, ये भारत के जो बंधन को, भारत की गुलामी और भारत की इसको प्रदर्शित करते थे। भारत को मुक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर इनका दहन इन दोनों ने क्रमशः किया था। गांधी बिलीव दैट फ्रीडम वाज नेवर टू बी bestowed बट टू बी wrested फ्रॉम द अथॉरिटी टू द पीपल बाय द पीपल हु डिजायर इट। गांधी जी ने बोला कि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो निहित होती है लोगों में जो इसकी डिमांड कर रहे होते हैं। नेवर टू बी bestowed, वो पाई नहीं जाती है बल्कि उन लोगों में निहित होती है जो उसकी डिमांड कर रहे थे। बाय द पीपल हु डिजायर्स इट wherever whereas अम्बेडकर एक्सपेक्टेड bestowing ऑफ फ्रीडम बाय द imperial रूलर्स। जबकि जो अम्बेडकर जी थे उनका क्या मानना था कि ये प्रदान की जाती है। शासक है, जो उपनिवेशवादी शासक है, कोई भी शासक है तो वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करेगा, उससे हमें लेनी है, छीननी है। ये सारे थॉट थे अम्बेडकर जी के इस मामले में फ्रीडम के बारे में।
अम्बेडकर एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अम्बेडकर जी का मानना था कि संसदीय व्यवस्था, शासन की संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए, बट गांधी हैड अ वेरी लिटिल रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। लेकिन श्रद्धा नहीं थी इनकी, गांधी जी की इस पे श्रद्धा नहीं थी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। अब क्यों नहीं थी? क्योंकि इनका मानना था कि जो लोकतंत्र है वो बदल जाता है भीड़ तंत्र में। कहाँ गया? गांधी बिलीव दैट डेमोक्रेसी टेंड टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू मास डेमोक्रेसी। भीड़ तंत्र में बदल जाता है विद अ प्रॉस्पेरिटी फॉर द डोमिनेशन ऑफ बाय द लीडर। तो उन्होंने बोला कि जो ज्यादा लोग होते हैं वही यहाँ पर प्रभुत्व करते हैं। आप देखेंगे जब इलेक्शंस आते हैं तो वो नहीं होता है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र जब होता है तो वहाँ के नेता लोग डिस्कस करते हैं कि वहाँ इतने परसेंट हिंदू है, इतने परसेंट मुस्लिम है, इतने परसेंट कायस्थ हैं, तो ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि हम इसमें से 4-5 समुदाय हैं तो कितने को अपनी ओर खींच लें तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारी जो दाल है वो गल जाएगी, हम सीट जीत जाएंगे। तो भीड़ तंत्र मतलब यही कि जो भीड़ है मेजोरिटी को बस खींच लो। अब हो सकता है कि वहाँ कोई समुदाय ऐसा हो कि 10-5% के वोटर्स हों, तो उनकी डिमांड्स और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो ये विचार था संसदीय के बारे में जिनका गांधी जी और अम्बेडकर जी के रिस्पेक्टिवली। अम्बेडकर वाज इंक्लाइंड टुवर्ड द मास डेमोक्रेसी as it could act as the pressure on the government with the advancement of the oppressed people। तो अम्बेडकर जी का विचार था कि मास डेमोक्रेसी बोले कि भीड़ तंत्र भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक होंगे वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर अपनी बातों को कह सकते हैं, मनवा सकते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे। अम्बेडकर पॉलिटिक्स टेंडेड टू दी हाईलाइट द एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया डिसयूनिटी। जो अम्बेडकर का जो राजनीतिक रुझान था वो ये प्रदर्शित करता था कि जो भारत है वो विखंडित है, डिसयूनिटी है यहाँ पर समाज में, इसको ये बात करते थे। और गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो दिखाती थी कि भारत एक है, एक राष्ट्र, इंडियन यूनिटी पर ये मतलब बल देते थे। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट वुड annihilate द स्पिरिट एंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उन्होंने बोला अम्बेडकर जी ने कि अगर हम संप्रभु सरकार या संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करते हैं, पावर ऑफ द स्टेट, तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी और स्पिरिट को कहीं ना कहीं अप डाउन करता है। गांधी इन फैक्ट बिलीव इन द लीस्ट गवर्नेंस बीइंग द बेस्ट गवर्नेंस। तो इन्होंने बोला कि जो मिनिमम गवर्नमेंट है वही बेस्ट है, मिनिमम ही लीस्ट या जो मिनिमम अभी बोलते हैं इसको लीस्ट गवर्नेंस ही बेस्ट होती है, ज्यादा शासन नहीं करने की आवश्यकता है। गांधी एंड अम्बेडकर differed greatly in their views concerning mechanization of production and utilization of the heavy machinery। जो मशीनीकरण था इस मामले में दोनों के अलग विचार थे। गांधी जी इसका विरोध करते थे। इन्होंने बोला कि भारत जैसे समुदाय में जब यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो यहाँ पर हमें जो हाथ से बने हुए नहीं होते हस्तशिल्प, उस पर काम करना चाहिए, ना कि इन चीजों पर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एग्रीड इन द व्यू कंसर्निंग ऑफ द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द हैवी मशीनरी। टू अम्बेडकर अनटचेबिलिटी वाज द मेजर प्रॉब्लम दैट कैप्चर्स हिज सोल अटेंशन। यहाँ पर एक चीज और है कि गांधी जी अनटचेबिलिटी को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते थे कि कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, उनमें से एक है अनटचेबिलिटी, लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि यही एकमात्र समस्या है, वाज अ मेजर प्रॉब्लम। तो इसी पे इनका दिमाग केंद्रित रहता था, बस इसी की डिमांड हमेशा करते थे। अम्बेडकर वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो इसको सुधार करना चाहते थे अम्बेडकर जी विधि और संवैधानिक मेथड्स का यूज करके। वेदर गांधी जी ट्रीटेड अनटचेबिलिटी एज अ मोरल स्टिग्मा। तो गांधी जी ने इसको एक मोरल स्टिग्मा समझा कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक और नैतिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एंड वांटेड इट टू बी इरेज्ड बाय द एक्ट ऑफ अटॉनमेंट। तो उन्होंने बोला कि जो समाज में खुद में सुधार ला के धीरे रिफॉर्म करके हम इसको सुधार कर सकते हैं, लोगों को समझा बुझाकर, इससे ना कि संवैधानिक तरीके से। तो दैट वाज इट फॉर दिस लेसन। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समन्वय के बाद की क्या स्थिति होती है, यहाँ पर हमारा समन्वय कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक चाहे ना करिए चलेगा, बट आप शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है कि यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम हियर, देन प्लीज शेयर। एंड थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।